खुशामदीद बच्चों, मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब नवाए उर्दू के 11वें सबक कवायद के 9वें हिस्से खतूत नवेसी का। हम कवायद के अंदर अलग अलग हिस्सों के अंदर हमने कवायद से मुख्तलिफ किस्में हमने पढ़ी जो हमारे निसाब में दे रखी हैं। आज हम खतूत नवेसी का मुताला करेंगे। खतूत नवेसी बच्चों हमारी ज़िंदगी के अंदर सीखना हमें बहुत ज़रूरी है। चाहे हमें किसी दफ्तर में बात करनी हो या हमें अपने घर वालों से कहीं दूर रहते हों, घर वालों से बात करनी हो, दोस्त अहबाब से बात करनी हो, तो हमें ख़त लिखने का तरीक़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ख़त लिखने का सही तरीक़ा नहीं आएगा तो फिर हम उनसे सही तरीके से बात नहीं कर सकते, सही ढंग से हम ख़त नहीं लिख सकते। बहुत ज़रूरी है ख़त में कहाँ अलक़ाब व आदाब आएंगे, किस जगह के ऊपर क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, वो सभी जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं हमारा सबक का हिस्सा खतूत नवेसी। बच्चों, इंसान की ज़िंदगी में ख़त व किताबत बहुत अहम होती है। मैंने आपको अभी भी बताया कि चाहे दुनियावी एतवार से या फिर दफ्तरी वगैरह कोई काम हो, आपको अपने वालिदैन से काम हो, आपको किसी सरकारी दफ्तर में काम हो, निजी दफ्तर में काम हो, दोस्त अहबाब से बात करनी है, तो आपको ख़त लिखना आना बहुत ज़रूरी है। उसके ज़रिए हम अपने ख़यालात और जज्बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ख़त के ज़रिए हम अपने ख़यालात और जो हमारे जज्बात होते हैं वो हम दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। खतूत की एक किस्म जो अर्ज़ी नवेसी होती है उसका हमने मुताला किया था। अर्ज़ी और खतूत में क्या क्या फ़र्क हैं वो भी आपको इस सबक के अंदर मालूम हो जाएंगे, उसकी जानकारी आपको हासिल हो जाएगी। हर इंसान का उससे वास्ता पड़ता है ख़त से। आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी को ख़त ज़रूर लिखा होगा, अपने वालिदैन को, अपने दोस्त को। तो हर इंसान का ख़त से ज़रूर वास्ता पड़ता है। ख़त नवेसी एक फ़न है, दूर रहने वाले तक अपनी बात पहुँचाने और उनके बारे में मालूमात हासिल करने के लिए ख़त को किताबत एक बेहतरीन ज़रिया है। दूर रहने वाले के लिए अपनी मालूमात पहुँचाना और उसकी मालूमात हासिल करना, ख़त व किताबत इसका बहुत अहम ज़रिया है। ख़त लिखने वाले को कातिब कहते हैं। ये ख़ास ध्यान देने वाली बात है बच्चों। जो ख़त लिखता है उसको लिखने वाले को कातिब, और जो इबारत ख़त में लिखी जाती है, जो हम बीच में लिख रहे हैं, जो भी हम जुमले वगैरह इसके अंदर हमने इस्तेमाल किए हैं, वो मकतूब या ख़त कहलाता है। और जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसे मकतूब आलिया कहते हैं। कातिब ख़त लिखेगा, किसके लिए ख़त लिख रहा है? मकतूब आलिया के लिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ख़त लिखने वाला कातिब, और जो ख़त का मज़मून है या जो बीच का हिस्सा है वो हमारा जो लिख रहा है वो मकतूब या ख़त लिखा जाएगा, और जिसको ख़त लिखा जा रहा है वो मकतूब आलिया। खतूत की अक़साम के बारे में बात करें तो खतूत 3 तरह के होते हैं बच्चों। पहला ख़त होता है हमारा ज़ाती ख़त या निजी ख़त। इसके अंदर हम इस तरह के अलक़ाब और आदाब का इस्तेमाल करते हैं। देखो, सरकारी ख़त, ज़ाती ख़त और तिजारती ख़त, ये 3 अक़साम होती हैं खतूत की। लेकिन सभी तीनों तरह के खतूत के अंदर जो अलक़ाब और आदाब होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। जो बातें हम निजी ख़त के अंदर लिख रहे हैं या ज़ाती ख़त में लिख रहे हैं, वो चीज़ें हम तिजारती ख़त के अंदर या सरकारी ख़त के अंदर नहीं लिख सकते। और जो सरकारी ख़त के अंदर हमें जो बातें सीखनी है, जो बातें हमें जाननी है, उनको हम निजी ख़त के अंदर या तिजारती ख़त के अंदर नहीं लिख सकते। तो हमें फ़र्क करना है और हमें सीखना है कि हमें किन अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल ज़ाती ख़त में करना है, किन अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल हमें सरकारी ख़त में करना है, और किन अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल हमें दफ्तरी या तिजारती ख़तों के अंदर करना है। तो ज़ाती ख़त वो ख़त जिन्हें हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, अहबाब और जान पहचान वालों को लिखते हैं, जिनसे हम बेतकल्लुफ़ हों। चाहे हमारे वालिदैन हों, हमारे दोस्त अहबाब हों, हमारे रिश्तेदार हों, या कोई और ऐसे लोग हों जिनसे हम बेतकल्लुफ़ी से बात कर सकते हैं, उन्हें हम ज़ाती ख़त में रखेंगे। और उन्हें जो ख़त लिखा जाएगा उन्हें अदब और एहतराम इस तरह का होगा कि अपनेपन का एहसास उनको दिलाया जाए। उन अलक़ाब व आदाब के अंदर इस तरह के अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उन्हें जो ख़त लिखते हैं वो निजी या ज़ाती ख़त कहलाते हैं। उन खतूत में हम अपने जज्बात का इजहार करते हैं, जो हमारे मन में उनके लिए जज्बा है
हम क्या सोच रखते हैं, क्या चाहते हैं उनसे, इनके बारे में हम उनको एहसास दिलाते हैं, उनकी अहमियत का एहसास दिलाते हैं इन ख़तों के अंदर, और खुशी और गम की इत्तला देते हैं। जो हमें मसरत हो रही है या कुछ दुख हमारे साथ है तो उसकी इत्तला भी उनको उस ख़त के ज़रिए दी जाती है। अपनी खैरियत देते हैं और उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं। अपनी खैरियत देते हैं, अपने अहलो अयाल की, घर वालों की खैरियत देते हैं और उनसे उनके घर वालों की, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं। तो मैंने बताया आपको कि बेतकल्लुफ़ी पना थोड़ा इसके अंदर ज़ाती खतूत में नज़र आता है। इंसान जो ख़त लिखने वाला होता है, कातिब होता है, वो बेतकल्लुफ़ हो जाता है इनके साथ। दूसरा जो हमारा ख़त है वो है बच्चों तिजारती ख़त। कहीं से कोई व्यापारी को, सौदागर को ख़त लिखना हो सामान ख़रीद फ़रोख्त करने के लिए, तो वो ख़त सारे के सारे तिजारती खतूत के अंदर आएंगे। वो खतूत जो तिजारत या कारोबार से ताल्लुक़ रखते हैं तिजारती खतूत कहलाते हैं। इनमें अंदर जो अंदर का मसला होता है, मजमून होता है, वो बहुत मुख्तसर सा होता है। सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर अपनी बात कही जाती है। अलकाब और आदाब की कमी होती है, क्योंकि हम जिससे मुखातिब हैं उसको हम जानते नहीं हैं, या जानते भी हैं तो हमारे ताल्लुक़ ऐसे नहीं है कि उससे हम बेतकल्लुफ़ी का रवैया इख्तियार कर लें। तो बहुत मुख्तसर अंदाज में हमें इस ख़त के अंदर बात करनी होती है, बात अपनी कहनी होती है। तो जिसमें तिजारत या कारोबार से मुतालिक बातें हों वो तिजारती ख़त कहलाता है। तिजारती खतूत का असल मकसद तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए होता है, हमारी तिजारत को बढ़ावा देने के लिए इसका असल मकसद होता है। हालचाल पूछना नहीं है। हमें तिजारती ख़त के अंदर कभी भी जिसको हम ख़त लिख रहे हैं उसके हालचाल नहीं पूछने हैं। हालचाल पूछने के लिए ज़ाती ख़त, वो उसी को लिखा जाएगा जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा तारुफ पहले से है। उनका मज़मून मुख्तसर, इबारत साफ और देखने में दिलकश होना चाहिए। मुख्तसर बात हम लिखते हैं, सीधी बात हम लिखते हैं। जो हम कहना चाहते हैं उसको हम अलकाब व आदाब में नहीं लपेटते, उसको चाशनी में नहीं लपेटते हुए सीधे सीधे जो बात हमें कहनी है कारोबारी से या सौदागर से, उस बात को हम सीधे ही कहते हैं। ज़्यादातर ये ख़त अपने कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए लिखे जाते हैं। तो हमारे दो ख़त हो गए ख़त के अक़साम के अंदर, ज़ाती या निजी ख़त, और दूसरा नंबर पर हमने मुताला किया कारोबारी ख़त का, तिजारती ख़त का। तीसरे नंबर पर है हमारा दफ्तरी ख़त। दफ्तर के अंदर आला ओहदेदारों को, सरकारी मुलाजिम को, किसी निजी मुलाजिम जो आला ओहदे पर फाइज है उसको अपनी बात कहने के लिए, अपनी परेशानी बताने के लिए या कोई काम करवाने के लिए हम ये ख़त लिखते हैं। अगर ये दफ्तर के अंदर किसी को लिखा जा रहा है जिसका हमारा तिजारत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है और उससे हमारे ज़ाती ताल्लुक़ात भी नहीं है, तो फिर ये दफ्तरी ख़त के अंदर आता है, सरकारी ख़त के अंदर आता है। वो खतूत जो दफ्तरी कामों से मुताल्लिक होते हैं उनको दफ्तरी खतूत कहते हैं। जो दफ्तरी कामों से मुताल्लिक हों उन्हें दफ्तरी खतूत कहते हैं, और ये सरकारी खतूत भी कहे जाते हैं। इनका दूसरा नाम, दफ्तरी खतूत का ही दूसरा नाम है सरकारी खतूत। सरकारी नोटिस, मुख्तलिफ़ किस्म की दरख्वास्तें, सम्मन, परवाना, हुक्मनामा वगैरह, ये इसकी मिसालें दी हैं यहाँ पर। जो सरकारी नोटिस वगैरह होते हैं, कई तरह की हम अर्जियाँ लिखते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। तो महज कहने का आपके मतलब ये है कि ये भी मुख्तसर होते हैं और सीधे सीधे लफ्ज़ों के अंदर अपनी बात कही दी जाती है। दफ्तरी ख़त और कारोबारी या तिजारती ख़त में फ़र्क इतना है बच्चों कि कारोबारी ख़त कारोबार के सिलसिले में लिखे जाते हैं, उसमें ख़रीद फ़रोख्त की बातें होती हैं, जबकि दफ्तरी ख़त सरकारी दफ्तर से कोई काम कराने के लिए, निजी दफ्तर से कोई काम कराने के लिए हम वो ख़तों को लिखते हैं, उन खतूत को लिखते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क मैंने आपको बता दिया कि वो तिजारती और ये सरकारी काम के लिए। तो दोनों का जो मवाद होता है, जो मजमून है, वो मुख्तसर होता है और साफ कम अलकाब व आदाब को इस्तेमाल करके हमें उसको लिखना पड़ता है। हाँ, जो उनको इज़्ज़त देनी है वो इज़्ज़त देने वाले जो लफ्ज़ हैं उनका इस्तेमाल ज़रूरी होता है और उनका इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो ये थी बच्चों खतूत की 3 किस्में। कौन कौन सी किस्में? ज़ाती खतूत, सरकारी खतूत और तिजारती खतूत। ये हो गई खतूत की किस्में। अब खतूत लिखने का तरीक़ा कि खतूत हमें कैसे लिखना है, किस तरह से हम लिखेंगे, उसका मुताला करते हैं हम। खतूत के हिस्से क्या क्या होते हैं? आम तौर पर ख़त को हम 6 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जो हमारा ख़त लिखना है उसको हम 6 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और 6 हिस्से कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो हिस्सा है इसका वो है कातिब का
पता और तारीख। जो खत लिख रहा है सबसे ऊपर अपना पता और तारीख लिखेगा। देखो, जाती खत में हाशिया छोड़कर ऊपर दाएं तरफ, अभी मैं आपको आगे खत लिखने का तरीका बताऊंगा, उसके अंदर आपको इन चीज़ों को जो अभी नोट कर रहे हो उसको मिलान करना है, क्या वो सही जगह पर है या नहीं है, या उसमें कोई गलतियां तो नहीं है। तो आपको पूरे ध्यान से इसको देखना है, समझना है, और अगर आपने ये अच्छी तरह समझ लिया तो आपको खत लिखना जो हमारे इम्तिहान की नज़रिए से भी बहुत ज़रूरी है वो आपको आ जाएगा। अच्छे नंबरों का आपका आता है अर्जी नवेसी और खतूत नवेसी, दोनों में से एक हर साल एक सवाल पूछा जाता है, या कभी अर्जी नवेसी का पूछेगा या खतूत के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर हाशिया छोड़कर, आपको जब भी शुरुआत करनी है हाशिया छोड़कर करना है। हाशिया छोड़कर आपको कातिब का पता और तारीख नीचे देनी है। कातिब का पता ऊपर दाएं तरफ कोने में कातिब को अपना मुख्तसर पता और तारीख लिखनी चाहिए। ऊपर कोने में यहां पर हम इस तरह से हाशिया छोड़ेंगे और यहां से हम कातिब का पता और तारीख लिखेंगे। अभी हम यहां पर नाम नहीं लिख रहे। तारीख लिखने में हमें बच्चों क्या करना है कि हम जो तारीख लिखेंगे तो हम तारीख, महीना और साल के अंदर इस तरह से लिखेंगे कि तारीख उर्दू में या इंग्लिश में, हिंदुस्तान में आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, लेकिन महीने का नाम आपको उर्दू में ही लिखना है। अगर आप महीने का नाम उर्दू में नहीं लिखोगे तो वहाँ पर आपके नंबर कम हो जाएंगे, वहाँ पर कट जाएंगे। तो आपको तारीख लिखनी है, उसके बाद महीने का नाम उर्दू के अंदर, और फिर सन के बाद ईस्वी लगा के। चाहे आप उर्दू ज़बान के जो हिंसे हैं उसमें लिख सकते हो, या फिर हिंसे जो गणित में होते हैं अपने उसमें लिख सकते हो, वो कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो दाईं तरफ आपको सबसे पहले अलकाब, अपना पता और तारीख लिखनी है। मुख्तसर पता और तारीख शॉर्ट करके मुख्तसर से आपको पता लिखना है। दफ्तरी और कारोबारी खतूत में खत के आखिर में बाईं तरफ तारीख और पता लिखिए। लेकिन अगर यही खत आपका दफ्तरी या कारोबारी है तब आपको इस तरह से नहीं लिखना। आपको जो अपने ये तारीख और पता मैंने यहां पर दिया है, इसको आपको, यह आपका पेज है, इस तरफ ले आना है। नीचे जहां पर आपका खत खत्म होगा, खत खत्म होने के बाद यहां पर आप उसको पते को लेकर आ जाओगे बाईं तरफ नीचे। तो ये था बच्चों हमारा कातिब का पता और तारीख, पहला हिस्सा खत का हमारा ये हुआ। दूसरे हिस्से के ऊपर जाते हैं। दूसरा हिस्सा है अलकाब। जहां आपने, मैंने अभी आपको बताया, यहां आपने पता और तारीख लिख दिया, तो पता और तारीख के बाद थोड़ी जगह छोड़ के उसके ठीक नीचे सामने इस जगह के आपको अलकाब और आदाब का इस्तेमाल करना है। अलकाब का इस्तेमाल करना है, इसके बाद आदाब का इस्तेमाल होगा। तो फिर यहां से जहां से खत शुरू करना है वहां से आपको आदाब का इस्तेमाल करना है। कातिब मकतूब आलिया को रिश्ता, ताल्लुक, दोस्ती की बुनियाद पर इज्जत देते हैं। चाहे दोस्त को लिख रहे हैं तो दोस्ती की बुनियाद पर, अपने वालिदैन को लिख रहे हो तो उनको मोहब्बत वाले अल्फाज हमें इस्तेमाल करने हैं, छोटे भाई बहन को लिख रहे हो तो उनके लिए शफकत और मोहब्बत वाले लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है। आपको कहाँ करना है? इस जगह पर जो पता और तारीख लिखी, उसके बाद अगली लाइन में जहां तारीख खत्म हुई उससे थोड़ी दूर छोड़कर मेरे अजीज दोस्त, जो भी, अगर आप दोस्त के लिए लिख रहे हो मेरे अजीज दोस्त, और फिर आगे आपको जो नदाइया फजाइया वाला अपना निशान था वो नदाइया फजाइया वाला आपको निशान यहां पर लगा देना है, क्योंकि दोस्त से आप मुखातिब हो, मेरे अजीज दोस्त। और उसके बाद अगर आप दोस्त को नहीं लिख रहे, अपने वालिद को लिख रहे हो, तो प्यारे अब्बा जान, यहीं पर ही इसी जगह पर प्यारे अब्बा जान, प्यारी वालिदा, छोटे भाई, जिसको भी आप लिख रहे हो उसके लिए यहां पर आपको लक़ब देना है। आपको उसका नाम नहीं लिखना, जो भी आप लक़ब दे सकते हो उसको, जो बोलते हो आप वो लक़ब आप यहां पर लिख दोगे। तो उन्हें अलकाब कहते हैं। जो आप नाम देते हो प्यार की बनिस्बत उन मुखातिब होते हो, चाहे घर पे भी आप मुखातिब होते हो, तो वो उनके लक़ब हैं। अलकाब खत शुरू करने से पहले ऊपर बाएं तरफ लिखना चाहिए। खत शुरू होने से पहले जो खत का बायां हिस्सा है इस जगह पे हमें अलकाब का इस्तेमाल कर देना है, अलकाब लिख देना है। अब इसके बाद अगला आता है हमारा आदाब। तो अलकाब के बाद जो अल्फाज शफकत, दुआ, ताज़ीम और एहतराम के तौर पर लिखे जाते हैं उनको आदाब कहते हैं। जैसे अस्सलामु अलैकुम, जनाब अली, सलाम मसनून, इस तरह के आप अल्फाज का उस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ? जहाँ अलकाब लिखा
अलकाब के नीचे दाईं तरफ आपको वो जो अल्फाज है हमारे वो लिखना है। अब वो अल्फाज लिखने के बाद आपको राब्ता का निशान लगाना है और उसके बाद से हमारा ख़त शुरू कर देना है। अगर आप राब्ता का निशान नहीं लगाते हो तो फिर अगली लाइन से आपको ख़त शुरू करना है। दोनों चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अभी किस तरह से शुरू करना है। तो लक़ब के बाद आपको आदाब का इस्तेमाल करना है और आदाब के बाद नफ्स मज़मून या मज़मून जो ख़त लिख रहे हैं हम उसका जो मेन मज़मून जो नफ्स होगा बीच का हिस्सा वो हमें देना है कि हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। अलकाब और आदाब के बाद जो इबारत लिखी जाती है उसको नफ्स मज़मून कहा जाता है। जो बीच का हिस्सा जहाँ हमारा ख़त है, ख़त के बारे में बताया जा रहा है, वो नफ्स मज़मून कहलाता है। तो अलकाब और आदाब के बाद मुख्तसर आपने पता लिख दिया, तारीख़ लिख दी, अलकाब लिख दिया, आदाब लिख दिया और उसके बाद चौथा हिस्सा हमारा नफ्स मज़मून या ख़त का मज़मून आपको लिखना है। जो बीच का हिस्सा आता है मैं आपको फिर बताता चल रहा हूँ जिससे आपके जहन में ये बात पक्के हो जाए, पक्के तौर पे जम जाए और आपको अपनी कॉपी में भी इसको उतार लेना है तरीका। और जब भी आप ख़त लिखो तो इसी तरह से लिखना है। हमने पता लिखा, तारीख़ लिखी, पते और तारीख़ के बाद हमने अलकाब का इस्तेमाल किया, अलकाब के बाद आदाब का इस्तेमाल किया और आदाब के बाद नफ्स मज़मून। इस हिस्से के अंदर अलकाब के बाद नफ्स मज़मून हमने लिखना शुरू किया। एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में, जितनी भी आप कह सकते हो, 3 पैराग्राफ में आपको अपनी बात पूरी की पूरी कह देनी है। इसके बाद जो चौथा हिस्सा है हमारा इख्तितामिया या दुआइया जुमला। जब आपका ख़त्म हो गया, ख़त ख़त्म होने वाला है, तब आपको इख्तितामिया या जुमला लिखना है अपना। आपने तारीख़ लिखी और साथ में अलकाब व आदाब और उसके बाद आपने ख़त लिख लिया। ख़त का मज़मून पूरा हो जाने के बाद दुआइया और इख्तितामिया का जुमला सफ़ा के बाएं हिस्से में लिखा जाना है। ये मकतूब अलिया के मर्तबे के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं, जैसे खुदा हाफिज़, दुआ गो, आपका शागिर्द वगैरह। तो यहाँ पर आप नीचे उसको लिख दोगे और फिर जो अगला हमारा पॉइंट होगा नाम और पता मकतूब अलिया, ये ख़त का आखिरी और अहम हिस्सा है। ये हम जिसको ख़त लिख रहे हैं उसका नाम और पता। तो नाम और पते के लिए हमें 2 तरीके इस्तेमाल करने हैं कि अगर आप दफ्तरी या सरकारी ख़त लिख रहे हो तो आपको नीचे बाएं तरफ अपना नाम और पता दे देना है, और अगर आप नहीं लिख रहे हो, आप ज़ाती लिख रहे हो, तो आपको सिर्फ यहाँ पर अपना नाम ही देना है। पता जो है, जो जिसको भिजाना है उसका पता पीछे की तरफ हमें लिखेंगे, तो उसमें नहीं आएगा ख़त के अंदर ये। तो मकतूब आलिया का पता जिससे उसके पास ख़त पहुँच जाए, क्योंकि मकतूब आलिया तक ख़त पहुँचने का दारोमदार इसी हिस्से के ऊपर है, नाम और पते पर होता है। अगर नाम और पता हमने गलत लिखा तो हमारा ख़त सही जगह पर, सही पते पर नहीं पहुंच पाएगा। ये छठा हिस्सा है, तो ये पीछे की साइड लिखा जाएगा। अब मैं आपके लिए समझाने के लिए ख़त को मैंने एक मिसाल के तौर पर पेश किया है। एक ख़त की मिसाल है यहाँ पर कि जिसमें सबसे पहले आपको पता दे रखा है, पते के बाद तारीख़ दे रखी है, तारीख़ देने के बाद यहाँ पर लक़ब का इस्तेमाल किया गया है, मेरे प्यारे दोस्त साजिद। उसके बाद अगली लाइन से सलाम करके ख़त लिखना शुरू हुआ है। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ के अंदर ये ख़त यहाँ पर पूरा हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ बातें कही गई हैं, अलग अलग बातें कही गई हैं। ख़त की मिसालें मैं अभी आपको दूंगा, मैं आपको करवाऊंगा अभी। और उसके बाद आपका अजीज़ दोस्त असलम, यहाँ पर आपने अपना ख़त ख़त्म कर दिया, ख़त पूरा कर दिया। यहाँ पर आपका पता नहीं आएगा, पता ऊपर आपका पता आएगा और नीचे आपका नाम आएगा, और जिसको ख़त भेजना है उसका पता ख़त बंद करके पीछे की तरफ लिखा जाएगा। और अगर दफ्तरी ख़त है तो दफ्तरी ख़त के अंदर आपको साथ में पता भी लिख देना है, नीचे, ऊपर पता नहीं लिखना उसके अंदर। अब हम कुछ ख़त की मिसालें लेते हैं। ये बच्चों खाका था, जिससे आपके जहन में ख़त लिखने का तरीका बैठ जाए कि आपको किस तरह से लिखना है। आपको खाका अच्छी तरह सीख लेना है, खाके की खूब अच्छी तरह से मश्क कर लेनी है। अगर आपने खाके की मश्क कर ली, अच्छी तरह से आपने मश्क कर ली, तो फिर आपका कुछ भी मजमून हो, कुछ भी आपको खतूत के लिए मजमून दे दिया जाए, आप अपना ख़त पूरा कर लोगे, अपना ख़त लिख लोगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है खाका सीखना। तो आपको खाका पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किस जगह पर आएगी और किस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक अर्जी नवीसी के जैसे ही आपको ख़त का भी ध्यान में रखना है,
दोनों का मौजू और दोनों का लिखने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अगर आपको खाका समझ में आ गया तो आप फिर आसानी से उसको लिख सकते हो और आसानी से उसको इम्तिहान के अंदर आप कॉपी में लिख सकते हो। आगे आते हैं हम कुछ मिसालों की तरफ। कुछ मिसालें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। खत के लिए बच्चों एक पेज की हद नहीं है, आप 2-3 पेज के अंदर जितना आपका आ सकता है, जितना आपका मजमून है उतना आप खत लिख सकते हो। पहला जो खत लेकर आया हूं मैं आपको, दोस्त की सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए खत। आपके दोस्त की सालगिरह है तो उसको मुबारकबाद देने के लिए खत लिखिए। इम्तिहान में अलग अलग मौजू के ऊपर खत पूछे जाएंगे, लेकिन जब खत पूछा जाएगा तो पेपर के अंदर आपको मजमून दिया जाएगा। आपको मजमून का गहरा मुताला करना है, उस सवाल का गहरा मुताला करना है और वहाँ से खत का नाम ऊपर लिखना है। और नाम ऊपर लिखने के बाद आपका जो खाका जहन में बैठा हुआ है उस खाके के हिसाब से आपको खत लिख देना है। तो दोस्त को सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए खत लिखा। इसमें नाम कातिब का और मकतूब आलिया का दोनों का दे रखा है और ख़त का मजमून भी बता रखा है। तो तीनों चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमें मिली हुई हैं। हमें सिर्फ अपने जहन को ऊपर थोड़ा जोर डालते हुए बातों को याद करना है और उनको सारा का सारा लिख डालना है। तो इसका उन्वान है दोस्त की सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखिए। तो ख़त की शुरुआत सबसे पहले आप अपने पते से करोगे कि अपने पता, मकान नंबर 305 करीम नगर जयपुर, जो भी ये पता हो आपका वो पता लिख दोगे। उसके बाद मेरे बताए हुए फॉर्मेट के अंदर आपको तारीख लिखनी है। तारीख लिखने के बाद वो जगह छोड़ दें और वहाँ से बाईं तरफ आप आ जाएं और यहाँ पर आप अलकाब का इस्तेमाल करोगे। मेरे प्यारे दोस्त साजिद। अब दोस्त से बात हो रही है, दोस्त को आप किस लक़ब से कहते हैं तो वो आपके ऊपर है, जैसा चाहे आप लक़ब का इस्तेमाल करें। जो आप अलकाब लिखोगे वो आपको लिख लेना है। मेरे प्यारे दोस्त साजिद और फिर निदाइया फजाइया का निशान हमें लगा देना, अलामत लगा देनी है। उसके बाद हम अदब का जुमला इस्तेमाल करेंगे। अदब के लिए हम क्या बोलते हैं और मैंने आपको बताया। अदब के बाद आपको अगर राब्ते का निशान आप लगा लेते हो तो आप वहीं से ही खत शुरू कर दोगे, और अगर राब्ते का निशान नहीं लगाते हो तो उसके बाद आप यहाँ से इस जगह से खत को शुरू करोगे। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपनी ज़िंदगी का 18वां साल मुकम्मल करने जा रहे हैं। आपको आपकी सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम एक दूसरे को सबसे तवील अरसे से जानते हैं। आप मेरे सबसे कदीम और करीबी दोस्तों में से एक हैं और मैं जानता हूँ आपको अपनी ज़िंदगी के नए मरहले के लिए एक कदम आगे बढ़ने पर कैसा एहसास हो रहा होगा। दोस्त को बताना है उसके सालगिरह के बारे में कि सालगिरह के अंदर उसको कैसा एहसास हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको मुबारकबाद पेश कर देनी होती है। अगले पैराग्राफ के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप ज़िंदगी के चैलेंजों का मुकाबला ताकत और एतमाद के साथ करेंगे और कभी भी मुश्किल वक्त में हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ेंगे। और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा आपकी हिमायत में, आपके अच्छे और बुरे वक्त में, खुशी और गम में दुआगो रहूँगा। आपकी हिमायत करूँगा और आपके अच्छे और बुरे हालात के अंदर, खुशी और गम में दुआगो रहूँगा। उम्मीद है आपकी सालगिरह अच्छी रही होगी और रब से आपकी लंबी उम्र की दुआ करता हूँ। दुआइया, क्योंकि आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप हमेशा खुश रहें, आपका मुस्तकबिल रोशन रहे। मेरे बेहतरीन दोस्त होने के लिए आपका शुक्रिया और मुझे आपका बेहतरीन दोस्त होने के ऊपर फ़ख्र है। ये हो गया आपका ख़त का मजमून यहाँ पर पूरा हो गया। और उसके बाद आपको दुआया जुमला यहाँ पर लिख देना है। आपका अजीज़ दोस्त असलम, जो भी नाम दे रखा है वहाँ पर आपको उसको लिख देना है। इस तरह से आपका ख़त पूरा हो जाएगा। दूसरी मिसाल ख़त की मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। छुट्टियों में बाहर घूमने जाने के लिए वालिद साहब को ख़त। इम्तिहान में पूछा गया सवाल है और कई बार पूछा जाता है कि छुट्टियों में बाहर जाने के लिए वालिद साहब को ख़त लिखिए और साथ में कुछ रुपये भी मंगवाइए आपके बाहर जाने के ख़र्चे के लिए। तो सभी का खाका वही रहेगा, उसी तरीके से आपको लिखना है। प्यारे अब्बा जान के लिए आप जो भी इस्तेमाल कर सकते हो। सलाम मसनून करके मैं यहाँ खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। मेरे शशमाही इम्तिहान ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद मेरे स्कूल में 1 हफ्ते की छुट्टी आएगी। इस बार इन छुट्टियों में स्कूल के तमाम तलबा असातिज़ा के साथ दिल्ली जा रहे हैं।
मैं भी उन लोगों के साथ जाना चाहता हूं। पूरी बात मुसलसल जो आपको कहना चाहते हो वो आप रब्त के अंदर तसलसल के साथ कहते चले जाओगे। दिल्ली न सिर्फ हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत है बल्कि एक कदीम तारीखी शहर भी है। फिर जहां जा रहे हैं उस शहर की तारीफ आपको बतानी है कि क्यों जा रहे हैं, कहां पर है। यहां पर बहुत सारे कुदरती मकामात भी मौजूद हैं। इन जगहों का सफ़र न सिर्फ तफरीह बल्कि रोशन ख्याली के लिए भी मुनासिब होगा। लिहाजा आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे इस सफ़र पर जाने की इजाज़त देने और साथ ही सफ़र के ख़र्चे के लिए 2000 रुपये मनी ऑर्डर के ज़रिए भेजने की जहमत करें। दिल्ली से वापसी के बाद मैं सफ़र के बारे में एक मुफस्सल ख़त लिखूँगा। साकिब को मेरा प्यार और अम्मी जान को सलाम पेश कर रहा हूँ। आपको कुछ पैराग्राफ के अंदर बांट देना है अपने हिस्से को, खतूत को, जिससे पढ़ने में आसानी रहे, समझ में आने में आसानी रहे। जहाँ जो अलामात देनी है उन अलामात का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। जहाँ जो मुनासिब हो वही अलामात देनी है, उसी अलामत को लगाना है। और उसके बाद अलक़ाब व आदाब का ख़ास तौर से ख्याल रखना है। जब घर पे ख़त लिख रहे हो तो घर के जो दूसरे अफराद हैं उनका भी ख्याल रखना है, उनके बारे में भी खतूत के अंदर अपने पूछताछ करनी है और अपने बारे में भी अपनी खैरियत भी आपको बतानी है। जब हम शुरू में ख़त के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये बात समझने की कोशिश की थी कि ख़त हमारी मालूमात सामने वाले को, हमारा अहवाल सामने वाले को बताने और सामने वाले का अहवाल पूछने का ज़रिया भी है बच्चों। तो हम जब ख़त लिख रहे हैं तो हमें उस बात को भी अपने मद्देनज़र रखना चाहिए और हमें अपना अहवाल भी बताना चाहिए और सामने वाले का अहवाल भी पूछना चाहिए। उसके बाद आपका प्यारा बेटा सलमान या जो भी नाम हो वो नाम आपको दे देना है। अगला ख़त आपके लिए ख़त की मिसाल है। अगला ख़त लेकर आया हूँ मैं। दोस्त को छुट्टियाँ साथ में गुजारने के लिए ख़त। कई बार आपके 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ये पूछा गया है, कई बार इस सवाल आया है ये। तो अपने दोस्त को आपको गर्मियों की छुट्टियां साथ में बिताने के लिए बुलाना है, तो उसको बताओगे आप कि क्यों आ रहे हो, आप क्या क्या करेंगे हम, और उसके बाद उसको आने का इंतज़ाम आप करोगे। 245 सुभाष चौक, जयपुर, 2 अप्रैल 2021। जो भी हो पता और तारीख। बार बार मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके जहन में खाका बैठ जाए। अगर खाका आपके जहन में बैठ गया, इसका नमूना आपके जहन में बैठ गया, तो फिर आप बाआसानी इस ख़त को लिख सकते हो। कोई से भी ख़त जो आपके सामने आए उसको बहुत आसानी से आप पूरा कर सकते हो, बहुत आसानी से लिख सकते हो। तो हमें कभी भी रटने पर या नकल करने पर जोर नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा सीखने पर जोर देना चाहिए। हमें तरीक़ा सीखना चाहिए। अगर तरीक़ा सीख गए तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, सवालों के जवाब हो सकते हैं तो उनको तो फिर भी रट सकते हैं, लेकिन अर्ज़ी, ख़त, मज़मून ये रटे नहीं जा सकते। रटोगे तो आपके आगे काम नहीं आएंगे। सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए कोई मतलब नहीं है इनको करने का। आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ जाए ये, और जब भी आपसे ख़त लिखवाया जाए हमेशा आप ख़त लिखने के लिए तैयार हो जाए कभी भी। और अर्ज़ी का भी यही हाल है कि आपको सीखना है। अगर आप सीख गए तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो अलकाब और उसके बाद आदाब दोस्त के लिए जो आप चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मौसम गर्मा की छुट्टियां जल्द ही शुरू हो रही हैं। आप जानते हो कि जयपुर राजस्थान की अहम शहरों में से एक है। ये एक बहुत ही साफ सुथरा शहर है। सड़कें वसी और कम भीड़ वाली हैं। इसके अलावा कई तारीखी इमारत यहाँ मौजूद हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। अपने शहर के बारे में, जिस शहर का नाम लिया गया है, जिस शहर बुलाने के लिए सवाल में आपके मजमून जो दिया जाएगा तो उसमें पहले ही बताया जाएगा कि आप इस शहर के रहने वाले हैं और अपने दोस्त को अपने पास रहने के लिए बुलाइए। अगर नहीं आता है तो आप किसी भी शहर का अपने मन से बनावटी कोई शहर लेकर, किसी भी शहर का नाम लेकर, कोई आपने घूमा हो उस शहर के बारे में तारीफ करते हुए अपने दोस्त को बुला लेना है। और चाहें तो आप अपने शहर के बारे में ही बता सकते हैं जिस शहर में रह रहे हो, और वहीं की तारीफ करते हुए अपने दोस्त को वहीं बुलाने के लिए आपको तायद करनी है। मैं चाहता हूं कि आप भी इस बार गर्मियों की छुट्टियां मेरे साथ जयपुर में ही गुजारें। हम जयपुर की तारीखी इमारत जैसे नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर का किला, हवा महल, जंतर मंतर, सरगासूली और जदीद शॉपिंग मॉल का भी दौरा करेंगे। आप अपने दोस्त को बुला रहे हो, अपने शहर के बारे में बता रहे हो, तो वहाँ आने के बाद आपका दोस्त करेगा क्या, तो वो खुसूसियात भी
वो चीज़ें भी जो करनी है, अपने शेर की खुसूसियात आपको अपने दोस्त को बतानी है। तफसील नहीं देनी, हमें हल्का हल्का सा नाम दे देना है। अगर हम तफसील देंगे तो बच्चों हमारा ख़त बहुत तवील हो जाएगा, और हमें बहुत तवील ख़त नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया कि नाम, पता, अलकाब के बाद सिर्फ जो अंदर ख़त का मजमून होता है उसको आपको 2 या 3 पैराग्राफ के अंदर समेट देना है। बहुत हो आपका ज़्यादा होता है तो आपको 4 पैराग्राफ तक वहाँ जाना है, और इससे फिर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इतना वक्त नहीं रहता है कि आप चौथे पैराग्राफ की तरफ जाओ। तो जितना हो सके उसको 3 पैराग्राफ के ऊपर ही अपने ख़त को ख़त्म करने की कोशिश करें, यानी कि 1.5 से 2 पेज के अंदर आपका ख़त लगभग ख़त्म हो जाए। और जो अर्जी है उसको सिर्फ एक ही पेज के ऊपर आपको ख़त्म करना है, दूसरे पेज पर कतई नहीं जाए। तो उसको अपने हल्की हल्की सी तफसील देते हुए, नाम देते हुए, यकीन है कि हम एक दूसरे के साथ बहुत लुत्फ उठाएंगे। आप अपनी किताबें भी अपने साथ लाएं। हम अपने रिश्तेदार की मदद लेंगे जो कंप्यूटर इंजीनियर है। तो पढ़ाई के मुतालिक भी सिर्फ घूमने फिरने की चीज़ें नहीं हो, कुछ दूसरी उसमें चीज़ें जोड़ दी कि जिससे वो ख़त देखने के अंदर अच्छा लगे। मेरे वालिदैन आपके आने पर बहुत खुश होंगे, और मुझे आपकी आमद के बारे में मालूमात पहले से फराहम करा दें, जिससे मैं आपके आने के साथ तैयारी कर सकूँ। मोहब्बत के साथ आपका दोस्त अब्दुल जब्बार। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह और जो लक़ब, जो दुआ गो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वो आपको इस्तेमाल कर लेना है, और इस तरह से अपना ख़त पूरा कर देना है। बच्चों, ये था खतूत निगारी का तरीक़ा, खतूत नवेसी का तरीक़ा। इसके अंदर हमने ख़त लिखने के तरीके सीखे, और ख़त की अक़साम देखी हमने कि कितने किस्म के ख़त होते हैं और किस तरह से लिखे जाते हैं। हमारा कवाइद का इसका ये नवा हिस्सा जो खतूत नवेसी पर मुबनी था, ये पूरा हो गया है। अगले सबक के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।